Good morning, students. Welcome back to the class 12, subject business study, chapter number 5, organizing. Today we will go with the revision part, as already I have completed the chapter and I have provided you the notes of that organizing. So today we will go with the revision work. So in today's topic, we will be covering definition of organizing, then steps involved in processing of organizing and importance of organizing in a short manner. Let's begin with the first thing as in definition. Definition of organizing says that organizing is a process of identifying and grouping the work to be performed, defining and dedicating responsibilities and authorities, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together he accomplished together in accomplishing objective. ऑर्गेनाइजिंग एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं। एक ग्रुपिंग को हम लोग परफॉर्मेंस बेस पे, डेडिकेशन बेस पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो कॉमन चलती हैं और साथ में एक गुड रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जिसके बेस पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद में वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय इफेक्टिव रिजल्ट के साथ काम करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर एक सिंपल वर्ड में ऐसा कहा गया है कि इट हैज़ टू बी स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग प्रोडक्शन के बेस में एक लिंक बनाना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज भी हम लोग काउंट करते हैं। सो रिलेशनशिप जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में अच्छा करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। So this is the definition of organizing. Then we can go with the steps involving in the process of organizing. As you know that we are having four uh, steps involved in organizing. First is identification of division of work, then departmentalization, then assessment of duties, and last is establishing reporting relationship. So we will discuss one by one. First point is identification of division of work. So let's go with the first point. The first point says that identification and division of total work to be done in a specific activity according to the previous determined plan. जो पुराने प्लानिंग्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको नए आइडियाज, नए आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड करना है और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे आइडेंटिफाई करना है और अपना वर्क जो है उसको डिवाइड करना है। आपको अपना वर्क पता होना चाहिए कि आपको वर्क क्या करना है और वर्क के साथ में आप उसको अलॉट करते हो, तो डिवाइड कैसे करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को साथ में लेके चलते हो। सो द नेक्स्ट point number 2 is by dividing the work the burden of work can be shared amongst the employee. अगर आपके पास एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, अगर उस ह्यूज प्रोजेक्ट को आपने डिवाइड कर दिया तो आपका वर्क जो है, जो वर्कलोड जो है वो डिवाइड होने की वजह से आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर कहा है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड स्किल, और एक ही टाइप का वर्क अगर आप करते हो तो आप स्पेशलाइज्ड होते हो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। सो फोर्थ पॉइंट जो मेरा यहाँ पे है, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बाय डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी। अगर आपके पास स्किल्स एंड नॉलेज है तो नॉलेज होने के साथ साथ में आप अपना वर्क डिवाइड भी करते हो, तो डिवाइड करने की वजह से क्या होता है कि नॉर्मली आपका जो वर्क है वो रिपीट नहीं होगा या डुप्लीकेट वर्क नहीं होंगे, क्योंकि आपने जिनको जो वर्क दिया है वो अपने हिसाब से वर्क करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए कंबाइंड और ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स इन अ लार्ज यूनिट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंट। फाइनेंस के रिलेटेड जितना भी काम हो, अकाउंट्स का या ऑडिट का, वो एक अंडर टाइटल आता है फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग सब कुछ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमिलर वर्क जॉब, या फिर एक ही टाइप का रिलेटेड जॉब को हम लोग एक लार्ज यूनिट का नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर सेकंड पॉइंट है
It can be grouped on the basis of functions, product, customers और territories etc. आप डिपार्टमेंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग ग्रुप में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस के रिलेटेड आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर एजेस के बेस पे आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर जोन्स के हिसाब से आप अपने डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज डन टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। डिपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो अमंग्स एम्प्लॉय और साथ साथ में उनकी जो एफर्ट्स है वो साथ में दिखाई दे, टीम वर्क आपको दिखाई देगी। Now the next point is assignment of duties. Assignment of duties का पहला point मेरा है once department have been formed, each of them is playing under the charge of an individual. It is called as departmental head. आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास से ऑर्डर्स लेते हो और वो जो पर्सन जो ऑर्डर्स आपको देता है उसको हम लोग डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं, और डिपार्टमेंटल हेड हमेशा असाइन करता है ड्यूटीज अपने एम्प्लॉयज को। पॉइंट नंबर 2 मेरा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। Next point is job are assigned to the members of each department according to their skills and qualification. Assigned of duty हम लोग तभी करते हैं जब हमारे पास skilled and qualified employees होते हैं और हमारे डिपार्टमेंट में जिसके पास जैसा नॉलेज, जैसा एक्सपीरियंस, जैसे स्किल्स, उसी अकॉर्डिंग उसको हम लोग जॉब असाइन करते हैं। Now the fourth point is establishing reporting relationship. Reporting relationship का पहला point है each employee should know from whom he has to take orders and whom to is an accountable. हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि किसके पास से उसको ऑर्डर लेना है और किसको वो जवाब देगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। पॉइंट नंबर 2 इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट। अगर आप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हो तो कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट्स गेट स्ट्रॉन्गर। नाउ लेट्स गो फर्दर विद द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग टॉपिक्स जो देखते हैं तो 7 टॉपिक्स हमारे पास हैं। तो पहला टॉपिक है बेनिफिशियल benefits of specialization, फिर बाद में clarity in working relationship, third point is optimum utilization of resources, fourth point is adaptation of change, fifth point is effective administration, sixth point is development of personal, seventh point is expansion of growth। इसको हम लोग one by one वापस देखते हैं। तो first point is benefits of specialization। benefits of specialization का पहला point मैंने लिखा है a systematic allocation of jobs amongst the workforce। आप अगर स्पेशलाइज्ड हो और ऑर्गेनाइजिंग मेथड यूज करते हो तो आप सिस्टमैटिकली सबको जॉब एलोकेट करोगे और जितना भी आपके पास वर्कलोड है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उस हिसाब से आप वर्कलोड डिवाइड करते हो। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि लेस स्किल पर्सन और स्किल पर्सन को इक्वल जॉब मिलेगा। नो, स्किल पर्सन को उतना ही हाई लेवल जॉब मिलेगा जितना वो एफोर्ड कर सकते हैं, और जो अनस्किल्ड है या लेस स्किल्ड पर्सन है उसको एनकरेज करने के लिए आप टारगेट देते जाओगे। पॉइंट नंबर 2 डिविजन ऑफ वर्क रिड्यूस द वर्कलोड एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। यस इट इज। अगर आप स्पेशलाइज्ड पर्सन हो तो आपको जब वर्क डिवाइड करके मिलता है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है और वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर ऐसा भी होता है कि आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करते, और रिपीटेटिव वर्क जब आप करते हो तो आप एक स्पेशलाइज कैंडिडेट क्रिएट हो जाते हो। इसमें क्या होता है कि अकाउंट्स वाला जो है वो सिर्फ अकाउंटिंग ही करता है, मैनी ईयर्स प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उससे वो गलती वापस नहीं होगी। जो गलती उसने पास्ट में की होगी वो रिपीट नहीं होगी क्योंकि वो रिपीटेड वर्क करता है, और रिपीटेड वर्क करने की वजह से उसको स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय कहते हैं हम लोग, या फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है और आपका काम क्या है, ये पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको दिया है
कि it is clarifies the line of communication and specifies whom to report and who is to report, किसको कैसे कब रिपोर्ट करना है और आपको पता होता है कि कौन सा काम आपको करना है. पॉइंट नंबर 2, clarifies in subordinate and superior relationship having in fixed relationship and specify for the extent of authority to exercise by an individual. एक इंडिविजुअल के बीच में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और उन लोगों को एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज मिलती है जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग ये एश्योर करती है कि ह्यूमन, फाइनेंस एंड रिसोर्स का वो प्रॉपर यूटिलाइज कर सके. Work is assigned as per ability and proper assessment of job. Avoid overlapping of work. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को जॉब दिया जाता है या वर्क असाइन किया जाता है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि वर्क जो है वो ओवरलैपिंग ना हो, रिपीटेड ना हो. थर्ड पॉइंट इज अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अगर आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट होने के लिए आप वर्क डिवाइड करते हो. और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यहाँ पे मकसद क्लियर है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आपका जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाए और आपकी जो एफर्ट्स हैं उसको भी आप रिड्यूस कर देते हो. पॉइंट नंबर 4 है एडेप्शन ऑफ चेंज. एनवायरनमेंट में चेंजेस आना तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस आएगा और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा तो आपको चेंज के हिसाब से एडजस्ट करना होगा. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉर्मली डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है. डायनामिक एनवायरनमेंट में मतलब बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, वहाँ पे कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है. तो चेंज होने के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी अडेप्ट होना पड़ता है. A changing environment poses both challenge and opportunity in the business. अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को दोनों टाइप से बेनिफिट होता है, या तो उसको चैलेंज मिलेगा या तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर चैलेंजेस मिला तो अगर उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया तो वो आगे जाके सक्सीड हो सकता है. पॉइंट नंबर 5, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इट प्रोवाइड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स, क्लैरिफाई अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू तो आप क्लियरली जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो और साथ साथ में आप अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्रोवाइड कर देते हो अपने एम्प्लॉयज को. यहाँ पे कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशंस को हम लोग अवॉइड करते हैं अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है तो. पॉइंट नंबर 6 इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. जब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिएटिव मैनेजर्स स्टार्ट हो जाते हैं. ऑर्गेनाइजिंग की वजह से वो क्रिएटिव इनोवेशंस क्रिएट करते हैं और मैनेजर्स अपने हिसाब से काम करते हैं. यहाँ पे नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, इनोवेशंस क्रिएट होता है. यहाँ पे एबिलिटीज टू डील इफेक्टिव एंड चैलेंज एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. मैनेजर्स को अपनी ड्यूटीज पता होती है, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं. चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद में उनको रियलाइज होता है उनका फुल पोटेंशियल, और फुल पोटेंशियल तभी ही उनको पता चलता है जब वो मेजर टास्क को क्लियर करते हैं या टास्क के सामने फेस करते हैं. जितना ज़्यादा टास्क उनको मिलेगा उतना ज़्यादा वो टास्क चैलेंजिंग बन जाते हैं और जितना ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क मिलेगा उतना ज़्यादा वो अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करेंगे. पॉइंट नंबर 7 है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से हम लोग फेवरेबल कंडीशंस को एक्सपैंड करते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और नए नए चैलेंजेस के लिए हम लोग रेडी होते हैं. वो रेडी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो डिसीजन लेते हैं, इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन नए नए चैलेंजेस की तरफ बढ़ता है. So that's it for today. We have seen near about 3 topics. One is related to introduction of organizing, then we have seen the steps of organizing and then importance of organizing. That's it for today. We have ended first revision part. Thank you for watching. That's it for today. Thank you.